हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एमपीडीएलएड एग्जाम 2024 में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करें। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें लगभग मैंने टॉप 60 क्वेश्चंस कवर कराए थे आपको सिर्फ, लेकिन मैंने क्वेश्चंस कराए थे। अब हम उनके डिटेल में आंसर को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस के साथ तैयार किए हैं, इसलिए अगर आप इन वीडियोस को स्किप करते हैं तो इसमें आपका ही शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के साथ हम करने जा रहे हैं। इसके बाद डिटेल क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहना। देखिए, ऑब्जेक्ट्स कवर करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें ओवरव्यू मिल जाता है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश कई बच्चों के लिए नया है, किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन डेप्थ में इसके बारे में कोई नहीं जानता। सिलेबस पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपने, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करके लॉन्ग क्वेश्चन पे भी मूव करेंगे। तो पेशेंस बनाए रखना लास्ट तक। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। भारत में इंग्लिश सीखने में कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। देखिए, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास की कमी। बिल्कुल ठीक बात है। लेक ऑफ प्रॉपर वोकेबलरी, कई बार क्या होता है कि हमें शब्दकोश हमारे पास में इतना अच्छा नहीं होता, उच्चारण हमारे पास में इतना अच्छा नहीं होता कि हम इंग्लिश को बोल पाएँ, इसलिए हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। बोलने में हमें हिचक सी महसूस होती है, शर्म सी आती है, इंग्लिश को पढ़ना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। कारण क्या है? हमारे पास वोकेबलरी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तीसरा ऑप्शन है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग। हमारी मातृभाषा जैसे हिंदी है, ज़्यादातर आप सभी की हिंदी होगी, किसी की मालवी होगी, किसी की बुंदेलखंडी होगी, लेकिन हमारी मदर टंग में हम इतने ज़्यादा रम जाते हैं ना कि हमारे जुबान पे इंग्लिश के शब्द आते ही नहीं है। इसलिए जब हम क्वेश्चन पेपर लिखने को बैठते हैं ना, तो इंग्लिश के शब्द हमें याद नहीं आते। जब याद ही नहीं आते तो हम बोलेंगे कैसे? तो ये सब कारण हैं जो इंग्लिश को सीखने में बेसिकली भारत में दिक्कत का कारण पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन। इंग्लिश सीखने की जो विधि है किस पर आधारित है? कुछ विधियों पर आधारित है, ग्रामर पर, वोकेबलरी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी भाषा का जो प्राण होती है ना, वो उसकी ग्रामर होती है। जैसे इंग्लिश को पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक ग्रामर स्ट्रक्चर है, अपनी बेस है, अपना वोकेबलरी सिस्टम है, अपनी टोन है। इसी तरीके से किसी भी भाषा का जो आधार होता है ना, उसकी ग्रामर होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामर। अच्छा, वोकेबलरी क्या होती है? वोकेबलरी का मतलब शब्दकोश। जैसे आपने टीचिंग पढ़ा या आपने इंग्लिश पढ़ा, इनके शाब्दिक मीनिंग क्या है, ये सब वोकेबलरी से रिलेट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सिंटैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड मीन्स। सिंटैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो शब्द होते हैं उनका मतलब क्या होता है? तो आपने एक चीज़ जरूर पढ़ी होगी, सिंटैक्स। हर भाषा के अपने सिंटैक्स होते हैं, जैसे इंग्लिश के, हिंदी के, उर्दू के। इसका मतलब होता है वर्ड ऑर्डर। जो एक हायरार्की होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड। किसी भी भाषा के क्या होते हैं? वो वर्ड ऑर्डर होते हैं, शब्दों का क्रम होता है। नेक्स्ट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इज मेंटेन्ड फॉर। जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स का मतलब होता है अभिलेख, ये किसके लिए तैयार किए जाते हैं? तो एनेक्डोटल अभिलेख, आपने हिंदी में अभिलेख पढ़े होंगे, जैसे संचित अभिलेख होते हैं। तो चूंकि शिक्षण से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हम रिलेट करेंगे एकेडमिक अचीवमेंट। यानी एकेडमिक अचीवमेंट का मतलब होता है कोर्स में, जैसे एक डीएड है, अगर आप इसमें पास हो गए तो ये क्या कहलाएगा? अचीवमेंट कहलाएगा। और कौन सा अचीवमेंट कहलाएगा? एकेडमिक अचीवमेंट। और जब ये रिकॉर्ड टीचर्स या फिर आपके प्रोफेसर्स हैं, ये रखेंगे तो किस में रखेंगे? एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी अभिलेख में रखेंगे। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि लिसनिंग जो है वो कौन सी स्किल है, यानी सुनना एक कैसी कला है? इसका सही आंसर है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना। रिसीव वर्ड से रिसेप्टिव लिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि स्पीकिंग कैसी स्किल है, तो स्पीकिंग में आप क्या करते हो? बोलते हो। जब भी हम कोई नई क्रिएशन करते हैं या कोई नई रचना करते हैं या कोई कला का प्रस्तुति करते हैं, तो वो कैसी? प्रोडक्टिव स्किल कहलाती है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए रीडिंग क्या है, जैसे लिसनिंग बताया मैंने, स्पीकिंग बताया, अगर आपसे पूछा जाए रीडिंग क्या है, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि जब हम पढ़ाई करते हैं, किसी मैटर को
किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ या फिर ग्रहण करना हुआ, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए हमारे सिलेबस में इंटेंसिव, एक्सटेंसिव ये सभी रीडिंग है। प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश में आपने पढ़ा भी होगा। पूछा गया है कि रीडिंग मीन्स अ मिनट एंड डिटेल स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोस टेक्स्ट। किसी भी मैटर की, किसी भी टेक्स्ट की डिटेल्ड स्टडी करना क्या कहलाता है? इंटेंसिव अध्ययन कहलाता है। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, किसी चीज़ का डिटेल में अध्ययन किया जाना। और अगर हम ओवरव्यू के लिए सुपरफास्ट स्टडी करते हैं तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एनी न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ। कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लास में आता है तो उसको किस प्रकार से इंट्रोड्यूस्ड या फिर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो जो आपका पुराना नॉलेज है ना, प्रीवियस नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, उसमें से जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी नॉलेज लिया, उसी को मैं चैप्टर 2 पर अप्लाई करूँगा। तो वो हमारे जो वर्तमान में हम जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हमने हमारा प्रीवियस नॉलेज अप्लाई करा, तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। अब पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एवेल्यूएशन है, ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जो हमें जानकारी देता है किसी भी विषय या प्रक्रिया के सुधार के ऊपर? तो ऐसा होता है समेटिव। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी आप छोटे हैं या प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट हैं, 5वीं तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा छोटे छोटे कार्ड होते हैं, उनमें कुछ कुछ जानकारियाँ लिखी होती हैं। जैसे नंबर्स लिखे गए होंगे, हो सकता है अल्फ़ाबेट लिखे गए हों, या कोई स्टोरी लिखी हो, या कोई आर्टिकल लिखा हो। तो ऐसे कार्ड जिस पे कुछ ना कुछ जानकारी लिखी हो जिससे हमें नॉलेज मिले, वो कहलाते हैं फ्लैश कार्ड्स। अब हम इंग्लिश में समझते हैं, अ कार्ड कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी अगर कोई कार्ड है और उस पर छोटी सी अमाउंट में, छोटी सी मात्रा में हमें कोई जानकारी मिल रही है तो वो क्या कहलाएंगे? फ्लैश कार्ड्स। अब देखिए, फ्लैश कार्ड्स आर कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स ऐसे कार्ड्स हैं जो बियर करते हैं। बियर करने का मतलब होता है ये कंटेन करना, जिनके पास में इंफॉर्मेशन होती है सच एज वर्ड्स, शब्दों से संबंधित, संख्याओं से संबंधित, प्रश्नों से संबंधित, या किसी भी चीज़ को लेकर के आंसर, या कोई एनीथिंग एल्स। यानी फ्लैश कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की जानकारी होती है। आप अपने शब्दों में अल्फ़ाबेट लिख सकते थे, इडियम्स लिख सकते थे, यानी मुहावरे हो सकती हैं, उनमें कोई आर्टिकल हो सकता है। तो फ्लैश कार्ड्स के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज लैब क्या होती है? भाषा प्रयोगशाला क्या है? हिंदी में मैं आपको बता दूं, भाषा प्रयोगशाला इसका अर्थ होता है। तो जो लैंग्वेज लैब है ना, वो किसी भी विदेशी भाषा को स्पेस देती है। अगर हम कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए लैंग्वेज लैब का इस्तेमाल करेंगे। समझते हैं। इज़ अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग वेयर स्टूडेंट एक्सेस ऑडियो और ऑडियो विजुअल्स मटेरियल। लैंग्वेज जो लैब है वो एक विदेशी भाषा को स्पेस प्रदान करती है, जहाँ पर जो बच्चे होते हैं क्या सीखते हैं? ऑडियो और ऑडियो विजुअल्स मटेरियल, यानी जो श्रवण और दृश्य सामग्रियाँ होती हैं ना, उनके माध्यम से फॉरेन यानी विदेशी भाषा को सीखते हैं। अब ये ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं या मटेरियल क्या होते हैं? तो ऑडियो मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो हम सुन करके सीखते हैं, जैसे रेडियो है, या फिर ऑडियो फ़ोन है, या फिर लिंगुआ फ़ोन है, जिससे हम भाषा के बारे में या किसी भी सामग्री को सुन करके सीखते हैं। और विजुअल ऐड वो होते हैं जिनको हम देख कर सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप स्मार्ट क्लासरूम में हैं या फिर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है? विजुअल मटेरियल, क्योंकि आप उसको देख करके नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे शब्दों में लैंग्वेज लेबोरेटरी को ही लैब कहते हैं, इज़ अ लैब और रूम सेटअप इन अ स्कूल। लेबोरेटरी या लैब जो है एक सेटअप होता है स्कूल के अंदर सीखने के लिए, एनी फॉरेन लैंग्वेज, किसी विदेशी भाषा को सीखने के लिए। इन अ मोर इफेक्टिव बेस, प्रभावी तरीके से किसी भाषा को सीखने के लिए लेबोरेटरी क्या होती है? एक स्पेस होती है। एम्फेसाइजिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। इसमें सीखा क्या जाता है? सीखा जाता है इसमें भाषा को बोलना और किसी भाषा से संबंधित स्किल। जैसे आज आपने भाषाई कौशल में लिखा होगा कि हम बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं। तो ये किसी भाषा से, किसी विदेशी भाषा से संबंधित अगर हम भाषाई कौशल सीखना चाहते हैं, किनकी सहायता से?
ऑडियो और विजुअल मटेरियल की सहायता से, तो उधर हम लैंग्वेज लैब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में 5 E's क्या कहते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में जो 5 E हैं इनका क्या मतलब है। तो समझते हैं। 5 E का जो मतलब है कंस्ट्रक्टिविज्म में, यानी अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसमें इन 5 E का क्या अर्थ निकलता है। तो पहले E का मतलब है एंगेज, यानी उसमें सबसे पहले शामिल होना, उसमें सबसे पहले अपने आप को क्या करना है, एंगेज करना। जैसे मैं आप पढ़ रहे हैं तो पूरे डूब करके पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसको हम कहते हैं एंगेज। दूसरा होता है एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना। तीसरी प्रोसेस होती है एक्सप्लेन करना। अब आपको समझ में आ गया, आप सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे यानी समझाओगे, तो समझने का मतलब हो गया एक्सप्लेन करना। एलाबोरेट करने का मतलब होता है उसका विस्तृतीकरण करना, उसको विस्तृत तरीके से पढ़ना। अब आपको थोड़ा पढ़ लिया आपने, जानकारी मिल गई, अब आप उसको विस्तृत यानी डिटेल्ड स्टडी करोगे। एवेल्यूएट करने का मतलब आपको पता होगा, एवेल्यूएशन का मतलब आकलन होता है। फिर आप लास्ट में क्या करोगे, ये आकलन लगाओगे कि मैंने जो सीखा वो सही सीखा या गलत सीखा। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की, यानी एवेल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या है। तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन का मतलब होता है डायग्नोस करना या डिस्कवर करना, किसको, स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज़ को। वाइल लर्निंग यानी अध्ययन के दौरान बच्चों की कमजोरियों को, बच्चों की समस्याओं या डिफ़िकल्टीज़ को क्या करना, समझना। एंड एसेस द प्रॉब्लम एक्यूरेटली, और जो समस्या है उसको एक्यूरेसी के साथ। द एवेल्यूएशन है इन नोइंग देयर पर्सनालिटी, देयर वीक पॉइंट्स। तो जो एवेल्यूएशन जो होता है ना, जो मूल्यांकन होता है ना, वो मदद करता है किस चीज़ को जानने में, नोइंग यानी जानने में, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में, और कमज़ोर बिंदुओं के बारे में, किसके, स्टूडेंट के। तो स्टूडेंट एवेल्यूएशन का मतलब हो गया कि एक ऐसा डायग्नोसिस या फिर डिस्कवरी, एक ऐसी जांच जिसके अंदर हम बच्चों की समस्याओं को पता करते हैं, शिक्षण के अंदर उन्हें जो दिक्कतें हो रही हैं उनके व्यक्तित्व से संबंधित या फिर उनकी कमज़ोर बिंदुओं से संबंधित बिंदुओं को हम जांचते हैं, किसमें, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में। एक शब्द में उत्तर वाले क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा का सेमेंटिक पहलू क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि द स्टडी ऑफ हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड बाय वर्ड, एक ऐसा अध्ययन जिसमें ये देखा जाता है कि शब्दों के माध्यम से अर्थ कैसे निकलते हैं। यानी सेमेंटिक्स एस्पेक्ट का मतलब हो गया एक अध्ययन जिसमें हाउ यानी देखा जाता है कि कैसे शब्दों से अर्थ निकाले जाते हैं। अब आप अपनी भाषा में लिख लेना कि अगर शब्दों से अर्थ हम निकाल रहे हैं और इसकी स्टडी हो रही है, इसका मतलब है कि वो किसी भी भाषा का सेमेंटिक एस्पेक्ट का अध्ययन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 5 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के 5 पहलू कौन से हैं। पहला होता है फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। ये पांचों जो हैं आप रट लेना, ठीक है। ये 5 जो होते हैं भाषा के पहलू होते हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो वो क्वेश्चन रिलेटेड हो सकता है कि अप्रोच क्या होती है, या पूछा जा सकता है कि मेथड क्या होती है, या इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है पढ़ना। देखिए अप्रोच का मतलब होता है विधि, डेली यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, भाई इसकी क्या अप्रोच होगी, ये समस्या कैसे सॉल्व होगी। या अप्रोच का मतलब होता है इंग्लिश रीडिंग के हिसाब से सेट ऑफ अजम्पशंस। एजम्पशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। हमने कुछ अनुमान लगाया किस चीज़ को पढ़ने में, किस चीज़ को डिफाइन करने में, नेचर ऑफ द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को सीखने में और भाषा की प्रकृति जानने में, यानी नेचर ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज लर्निंग को सीखने में जो हम अनुमान लगाते हैं, जो हम अजम्पशंस लगाते हैं, वही क्या है, अप्रोच कहलाती है। जनरली क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होता है या आपके आइडिया होते हैं किस चीज़ को पॉइंट आउट करने में, आपके
एम टू बी अचीव्ड, आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यानी आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है भाषा को सीखना, और उसको अचीव करने में कुछ आपने आइडिया लगाए, कुछ आपने पॉइंट ऑफ व्यू लगाया, कुछ आपने अजम्पशंस लगाए, तो वही क्या कहलाती है, अप्रोच कहलाती है। अब देखिए, अप्रोच आपने लगाई, अब सब लोग अपने अपने हिसाब से लगाएंगे। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा अलग है, मेरी विधि अलग है, मेरी टेक्निक अलग है। जैसे एक क्वेश्चन को सब बच्चे अपनी अपनी विधि से सॉल्व करते हैं, तो इसके अंतर्गत देखिए टीचिंग मेथड्स होंगी, अपनी अपनी शिक्षण विधियाँ होंगी, टेक्निक्स होंगी, टैक्टिक्स होंगे, मैगजिम्स होंगे, सभी की अपनी अपनी प्रोसेस होती है। इन कठिन वर्डों में से जो भी आपको याद हो जाए ना, वो याद कर लेना, बाकी आपकी समझ के ऊपर। अब देखिए, एक लाइन में इसका अर्थ निकलेगा, अप्रोच जो होती है प्रदर्शित करती है नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, यानी जो कुछ भी आपको पढ़ा जाना है उस सब्जेक्ट का, उस मैटर का की प्रकृति को वर्णित करती है क्या, अप्रोच। आप समझ गए होंगे अप्रोच क्या है। अब देखिए और सिंपल शब्दों में समझिए, अप्रोच जो है रेफर करती है डिफरेंट थ्योरी को अबाउट द नेचर एंड द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का जो अधिग्रहण है, आप भाषा को कैसे सीखोगे, उसके लिए ये हमें अलग अलग थ्योरी या फिर विधियाँ देती है, टेक्निक्स देती है भाषा को सीखने के लिए। तो अप्रोच आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब मेथड क्या होती है, मेथड का मतलब भी विधि होता है, लेकिन मेथड क्या है, जैसे आपने आगमन विधि लिखे, आगमन विधि के चरण थे, पहले हम उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद हम सिद्धांत पे पहुंचेंगे, फिर उसका निरीक्षण होगा कि ये सही है गलत है, सब स्टेप बाय स्टेप था। तो अगर हम किसी चीज़ को सीखना है, लैंग्वेज मटेरियल का प्रेजेंटेशन करना है, तो जो ऑर्डर में काम होगा ना, जो सिस्टमेटिक काम होगा, वही मेथड है। फिर से समझाता हूँ, ओवरऑल प्रोसीजर है ये, शुरू से लेकर अंत तक की एक विधि, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन यानी आपके प्रदर्शन को देखा जाता है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, लैंग्वेज मटेरियल यानी भाषा विषय के रिगार्डिंग। यहाँ देखिए, इट इज़ अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स, ये क्या होती हैं, विधियों के हिस्से हैं, और टैक्टिक्स हैं जो कि टीचर जो है अडॉप्ट करता है यानी उपयोग करता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में प्रेजेंट करने के लिए किसी भी विषय को प्रभावी तरीके से। यानी हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो किसी भी विषय को प्रभावी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों में जो टेक्निक्स को शिक्षक उपयोग करेगा, वही क्या कहलाएगी, मेथड कहलाएगी। समझ गए आप लोग। अब इनमें अंतर समझते हैं, अप्रोच में और मेथड में अंतर क्या है। अप्रोच हमें ये बताती है क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच। इसके अलावा मेथड हमें बताती है कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है, अप्रोच जो होती है वो हमें बताती है कि कैसे भाषा को पढ़ाना है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज को बताती है। यानी कि आपको भाषा की प्रकृति को समझना है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उस बारे में हमें अप्रोच बताती है। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसके बारे में हमें मेथड जानकारी देती है। अब देखिए, अप्रोच क्या है। अप्रोच हमने सिर्फ माना है, ये कोई सर्टिफाइड विधि नहीं है। तो अप्रोच जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाती है कि कैसे हमने किसी चीज़ को मान लिया कि इस विधि से अगर हम चलें तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है। तो अप्रोच ये है। लेकिन मेथड आर ऑलरेडी प्रूवन एंड टेस्टेड। मेथड क्या होती है, ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुकी है। जैसे आगमन विधि एक विधि है, एक मेथड है, उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता। भाषा संसर्ग विधि, उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी प्रूव्ड होती है क्योंकि इसमें स्टेप्स क्लियर होते हैं। लेकिन अप्रोच क्या होता है, तरीका होता है किसी भी समस्या को सॉल्व करने का। हम आइडिया लगाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हो ही जाए। तो ये अजम्पशंस हैं, ये हमने सिर्फ माने हैं। लेकिन मेथड क्या है, मेथड तो सर्टिफाइड है। अगर हम मेथड से चलेंगे तो हमारे पहले चूँकि साइंटिफिकली वो प्रूव हो चुका है, इसलिए मेथड से जाने पे वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए, अप्रोच क्या होती है, आर नॉट अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ स्टूडेंट। अलग अलग प्रकार के स्टूडेंटों से इस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। किस पे, अप्रोच पे। लेकिन जो मेथड होती है वो अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा अपने हिसाब से सेलेक्ट की जाती है। देयर आर मेनली ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। ये क्या है, उद्देश्य को केंद्र लेकर के चलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि टीचर अपने आप को
कॉन्सेंट्रेट करके चलता है। ये टीचर पे सेंटर्ड होती है, लेकिन ये अपने उद्देश्य के प्रति सेंटर्ड होती है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का अनुमान लगाना है तो हम वो टारगेट को या ऑब्जेक्ट को देख करके लगाएंगे, लेकिन अगर हमें विधि चाहिए तो वो टीचर ओरिएंटेड होगी। अपनी जो अप्रोच होगी ना, ये रिलेटेड होगी किससे? प्रोसेस से, यानी प्रक्रिया से, और गोल ऑफ एजुकेशन, यानी हमारे शिक्षण का जो उद्देश्य है और जो प्रक्रिया है उससे संबंधित होगी क्या? ये। लेकिन जो मेथड होगी ना, ये रिलेटेड होगी कि हमें क्या सीखना है उसकी प्रकृति से। अब जो अप्रोच होगी ना, जैसे अब कि सबने अलग अलग आइडिया लगाया कि ये अप्रोच हो सकती है, तो अप्रोच के अंदर कई सारी विधियाँ, जैसे तुमने अप्रोच लगाई तो तुम अपनी विधि यूज़ करोगे, मैं अपने हिसाब से करूँगा, लेकिन मदद करती है हमें विकल्प ढूंढने में किसी भी अप्रोच का। अप्रोच के विकल्प के रूप में हम मेथड को देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने, डिस्क्राइब अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अब आप अप्रोच और मेथड में अंतर आई होप समझ गए होंगे। अब इंग्लिश टीचिंग की हमारे सामने अप्रोचेस लिखनी है। तो देखिए कौन कौन सी इंग्लिश को पढ़ाने में, टीचिंग यानी पढ़ाने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस हो सकती हैं। पहला है स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी संरचनात्मक अप्रोच। दूसरी होती है सिचुएशनल अप्रोच, यानी परिस्थिति के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तीसरी होती है नेचुरल अप्रोच, यानी जो उसकी प्रकृति है उसके हिसाब से हम नेचुरली तरीके से पढ़ाते हैं। चौथी है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके अलावा एक्लेक्टिव अप्रोच, होल लैंग्वेज, इतनी सारी अप्रोचेस हो सकती हैं। ये देखिए ये मेथड नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड नहीं है, ये हमने परिस्थिति अपने अकॉर्डिंग, वातावरण के हिसाब से, माहौल के हिसाब से सोचा है कि इन तरीक़ों से जो है हम पढ़ा सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ना, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होती है? संरचना। नाम से स्पष्ट है कि ये जो है वोकेबलरी से ज़्यादा, यानी ये कहती है कि आपके पास जो शब्दों का ज्ञान है, यानी वर्ड वोकेबलरी पावर जो है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप भाषा की संरचना को समझ जाओ। जैसे हम लोग बात करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में, हमारे सामने दो समस्याएं आती हैं। एक तो हमारे सामने ग्रामर हमसे नहीं बनती, ग्रामर में जैसे हमें टेंस का, वॉइस का, इनका नॉलेज नहीं होता। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, दूसरा सेक्शन रहता है वोकेबलरी का। तो ये बोलती है कि आपको किसी भाषा को सीखना है ना, तो आप शब्द ज्ञान की जगह पे उसकी संरचना को समझो। यानी आप शब्दों को, कितने शब्दों को, कितनी वोकैब को रटोगे, उससे अच्छा है कि आप उसके स्ट्रक्चर को पढ़ो। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो कहती है कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वोकेबलरी की अपेक्षा आप उस भाषा की संरचना को पढ़ो। बाकी जो लिखी हुई है ये सेम थ्योरी है, इसी से रिलेटेड है, आप पढ़ लेना। सिचुएशनल अप्रोच का मतलब क्या होता होगा? सिचुएशनल अप्रोच जो होती है वो ये कहती है कि आप भाषा को जो सीखते हो ना, वो प्रैक्टिकली सीखते हो। द वोकेबलरी एंड सेंटेंस आर यूज्ड इन रियल सिचुएशन। सिचुएशनल अप्रोच ये कहती है कि शब्दों को और वाक्यों का आप इस्तेमाल करते हो रियल सिचुएशन में, ठीक है, या फिर सिमुलेटेड सिचुएशन में, या तो आप किसी कल्पना वाली स्थिति में इसका प्रयोग करते हो या फिर किसी रियल सिचुएशन में। क्यों करते हो? ताकि मीनिंग ऑफ वर्ड्स, आप शब्दों का अर्थ सीख सको सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशनल अप्रोच इसी बात पर बल देती है। इसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, लर्नर्स नो द मीनिंग ऑफ पेंसिल। सीखने वाले जो रहते हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो क्या जानते हैं पेंसिल का क्या अर्थ है। इसलिए नहीं जानते कि वो इसे देखते हैं या उन्होंने इसको देखा है या फिर ये डिक्शनरी में दिया हुआ है कि पेंसिल का अर्थ क्या है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें इस सेंटेंस को समझना होता है। राइट विथ अ पेंसिल, यानी पेंसिल से लिखो, या फिर शार्पन द पेंसिल। इन सेंटेंसेस को उपयोग करने के लिए सिचुएशन के हिसाब से ही वो किसी भी शब्द का मीनिंग या वोकैब सीखता है। तो ये एक प्रैक्टिकली उन्होंने ऑप्शन दिया है। देखिए, अब जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच है, ये इस बात पर बल देती है, इस बात पर स्ट्रेस देती है कि हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड, यानी भाषा का उपयोग क्या है, भाषा उपयोग कैसे होती है, और व्हाट इज़ फंक्शनल यूटिलिटी और लैंग्वेज, इसका जो कार्यात्मक उपयोग है
वो क्या है, यानी ये प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है ना बल देती है। कौन सी? लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच, की भाषा को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, इसकी यूटिलिटी यानी इसकी उपयोगिता क्या है। अब आती है होल लैंग्वेज अप्रोच। इस अप्रोच में ये अप्रोच जो है लिखने, बोलने, पढ़ने, सुनने, भाषा के हर एक एस्पेक्ट को सीखने पे बल देती है, इसलिए लिखा है होल लैंग्वेज अप्रोच। अब क्वेश्चन बताया गया है कि वाई स्टोरी टेलिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश टीचिंग। भाषा को सिखाने में, इंग्लिश को सिखाने में स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाना क्यों ज़रूरी है। अगर हमें इंग्लिश सीखना है या किसी को सिखाना है तो उसमें हम कहानी की क्या उपयोगिता बताई गई है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ क्वेश्चन है, आराम से समझना। स्टोरी टीच अस अबाउट लाइफ। स्टोरी जो कहानी है हमें जीवन के बारे में बताती है। अबाउट आवर सेल्फ, हमारे खुद के बारे में बताती है और दूसरों के बारे में बताती है। स्टोरी टेलिंग इज़ अ यूनिक वे फॉर स्टूडेंट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। स्टोरी टेलिंग एक अद्वितीय तरीका है बच्चों को विकसित करने का। किस चीज़ को विकास करने का? समझदारी का। स्टोरी टेलिंग एक नया या अद्वितीय तरीका है बच्चों को यह समझाने का, बच्चों को यह दिखाने का कि दूसरे कल्चर जो हैं, अदर कल्चर्स यानी दूसरी संस्कृतियों के बारे में उन्हें क्या रखना चाहिए? रिस्पेक्ट रखना चाहिए। दूसरी संस्कृति है या दूसरे लोगों, दूसरे भाषा के धर्मों के प्रति या दूसरे बहुभाषी लोगों के प्रति उन्हें रिस्पेक्ट का भाव रखना चाहिए। अलग लैंड यानी अलग क्षेत्र के, अलग जात धर्म के लोगों को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए, उन्हें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, उनके अहम को समझना चाहिए। तो ये क्या बताती है हमें? इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत स्टोरी टेलिंग ये बताती है। अब पूछा गया है कि राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स का मतलब होता है जो भाषा से संबंधित खेल गतिविधियां हैं उनके कुछ लाभ बताइए। हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या बताते हैं? इंजॉयबल मेथड ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखने के लिए एक मनोरंजक विधि है, इंजॉय वाली विधि है। हेल्प टू इम्प्रूव वोकेबलरी, खेल खेल में आप अपने शब्दकोश को सुधार लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। इंक्रीज मोटिवेशन फॉर लर्निंग इंग्लिश, भाषा को सीखने में ये हमें मोटिवेशन देती है। दे प्रमोट कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा के साथ संबंध या संपर्क बनाने में ये जो लैंग्वेज गेम्स हैं मदद करते हैं हमारे। दे प्रोवाइड्स मीनिंगफुल सिचुएशन फॉर प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज, ये हमें एक अर्थपूर्ण परिस्थिति निर्मित करके देते हैं किसी भी भाषा की प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर, ग्रामर के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो ग्रामर इतने तरीके की होती है, समझ लेना। पहला होती है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, फिर होती है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, फिर होती है कंपैरेटिव, जनरेटिव, मेंटल, परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, यूनिवर्सल। ये ग्रामर के प्रकार हैं। क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ पेडागोजी। आप जो पढ़ रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इसमें पेडागोजी की परिभाषा क्या है? तो पेडागोजी जो है इज़ द स्टडी एंड थ्योरी ऑफ द मेथड्स, ये विधियों के सिद्धांत हैं और विधियों का अध्ययन है। किसी भी विषय का अध्ययन और उससे संबंधित सिद्धांत ही पेडागोजी कहलाते हैं। अब यहाँ पूछा गया है नेम द मेथड ऑफ टीचिंग फॉर बिगिनर्स, शुरुआती जो बच्चे होते हैं उनके लिए टीचिंग की कौन सी विधियाँ हो सकती हैं? पहला होती है अल्फ़ाबेटिक मेथड, जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD इस टाइप का नॉलेज देते हैं। दूसरी होती है सिलेबिक मेथड। तीसरा है सेंटेंस मेथड, जिसमें हम वाक्य निर्माण करना। चौथा फोनेटिक्स मेथड, जिसमें हम शब्दों के उच्चारण, उनके टोन, उनके सिलेबल के बारे में बताते हैं। और एक विधि है वर्ड मेथड, जिसमें हम शब्द के निर्माण को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेसन प्लानिंग क्या है? लेसन प्लानिंग का क्या मीनिंग है? तो लेसन प्लानिंग के अंतर्गत जो है हमारा प्रीवियस नॉलेज यानी पुराना ज्ञान, सब्जेक्ट मैटर, किसी सब्जेक्ट का मैटर या पाठ्य वस्तु, उसके ऑब्जेक्टिव यानी उसके उद्देश्य और विधियाँ, शिक्षण की विधियाँ सम्मिलित की गई हैं। पाठ्य योजना के अंतर्गत किसी भी बच्चे का पुराना एक्सपीरियंस, उस
सब्जेक्ट से संबंधित विषय वस्तु, उसके उद्देश्य और शिक्षण की विधियां लेसन प्लानिंग या पाठ्य योजना में सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं इतने प्रकार के होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, जिनको हम रिक्त स्थान कहते हैं। यस और नो टाइप, जिसमें हमें यस और नो में आंसर देना होता है। करेक्ट द आंसर टाइप, इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम MCQ भी कहते हैं। सप्लाई टाइप और मैचिंग टाइप, यानी सही जोड़ियाँ। इसके अलावा एवेल्यूशन के कितने प्रकार हैं। टोटल जो एवेल्यूएशन है ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन है। जिसमें से हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, इन तीनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने में मातृभाषा का क्या महत्व है। तो महात्मा गांधी के अनुसार मदर टंग is as natural for the development of the man's mind as mother's milk is for the development of infant's baby। महात्मा गांधी के अनुसार इंसान के दिमाग का जो विकास है उसके लिए मदर टंग उतनी ही ज़रूरी है जितना कि एक छोटे या नवजात बच्चे के लिए दूध है। एक छोटे इन्फेंट बेबी के लिए जब शिशु छोटा होता है तो उसके लिए जितना दूध जरूरी होता है उसके विकास के लिए, ठीक उसी प्रकार से जो मातृभाषा है वो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ टीचिंग क्या है। सिंपल डेफिनेशन है, वो क्या है कि द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल टू अनदर, यानी कि टीचिंग एक कार्य है या फिर एक प्रक्रिया है जिसमें दूसरों को हम कौशल या फिर ज्ञान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ALM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ALM का फुल फॉर्म एक्टिव लर्निंग मेथड होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ साइलेंट रीडिंग और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है करना, मूक अध्ययन करना। is a reading skill which allows anyone to read without voicing the word। ये शब्दों को बिना बोले पढ़ने के लिए बच्चों को अनुमति प्रदान करने वाली तकनीक। अब देखिए, इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, ये बच्चे की समझ को बढ़ावा देती है या बच्चे की समझ को सुधारती है। बिकॉज इट हेल्प्स देम कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर रीडिंग, क्योंकि यह मदद करती है बच्चों को उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने में, किस चीज़ पर, जो वो पढ़ रहे हैं, रेदर देन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। तो फिर से मैं आपको समझा दूं कि साइलेंट रीडिंग बच्चों की समझ को विकसित करती है। यह उन्हें प्रोनाउंसिएशन की अपेक्षा यह वे जो पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करती है। When we read silently, जब हम चुपचाप पढ़ते हैं, we can form mental pictures on the topic being discussed। तो जब हम किसी चीज़ को शांत या मूक तरीके से पढ़ते हैं, यानी जो हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो हम हमारे दिमाग में उस टॉपिक से संबंधित पिक्चर बनाने लगते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसा ऐसा होता होगा, तो ये साइलेंट रीडिंग है। पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की गलत प्रोनाउंसिएशन या गलत बोलने में क्या कौन कौन से कारण हैं। पहला है लेक ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, यानी भाषा इंग्लिश में हमारा कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर है। लेक ऑफ वोकेबलरी, हमारे पास में शब्दों का ज्ञान और भंडार नहीं है। इसके अलावा मिस प्रोनाउंसिएशन यानी गलत उच्चारण भी एक कारण है कि हम इंग्लिश में बातचीत गलत करते हैं। अब 5 E's ऑफ टीचिंग लर्निंग मॉडल के जो 5 E थे वो मैंने आपको बता दिए। इंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, एलेबोरेशन और एवेल्यूएशन। अब हम एक टॉपिक और कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज के, भाषा के अधिगम और भाषा के सीखने में क्या अंतर है, तो आइए समझते हैं। तो चिल्ड्रन जो होते हैं एक्वायर करते हैं यानी हासिल करते हैं
उस भाषा को जो जनरली बोली जाती है हमारे आसपास, हमारी समाज सोसाइटी में बोली जाती है, उस भाषा को बच्चे क्या है हासिल करते हैं। अब देखिए, एक्विजिशन का मतलब होता है अधिगम। अधिगम का मतलब वो जो हमने सीखा। तो एक्विजिशन जो है टेक प्लेस यानी जगह ले लेता है उस कम्युनिकेटिव सिचुएशन में, जब हम किसी से बात करते हैं ऐसे व्यक्ति से जो हमारी भाषा को समझता है, हम हमारे नॉलेज को क्या है देने लगते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब भाषा के अधिगम से तात्पर्य यह है कि हमारे आसपास हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो भाषा का अधिगम कहलाता है। लेकिन लर्निंग जो है यानी सीखना जो है वो मोर कॉन्शियस प्रोसेस है, जो कि हम हमारे नॉलेज को एक्यूमुलेट यानी बढ़ाने के लिए करते हैं जब हम किसी इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर के द्वारा ये सीखते हैं। जैसे जब आप विद्यालय में जाते हैं तो आप उस तरीके का ज्ञान ग्रहण नहीं करते जो आप अपने आसपास से करते हैं। वो अनप्रोफेशनल हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है, लेकिन जब हम किसी इंस्टीट्यूशन या किसी संस्था या विद्यालय में जाते हैं तो हमारे ज्ञान का स्तर ही अलग होता है। इसके बाद की वीडियो में हम ये सभी क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, चूँकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है और इस वीडियो के फीडबैक के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। ये वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना कि ये वीडियो ठीक रही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो का पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।